पहले स्टार्ट करते हैं। कल हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था फ्रैक्शंस का, जिसमें हमने देखा था कि फ्रैक्शन किस तरह लिखी जाती है और फ्रैक्शन हमें क्या क्या चीज़ें बता रही होती है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर फ्रैक्शंस में मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस में डिफरेंट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर मल्टीपल एक्सप्रेशंस होंगी तो उनका मतलब भी कंप्लीट जो है ना डिवीजन होगा। मतलब कि न्यूमरेटर में चाहे जितनी मर्जी एक्सप्रेशंस हो, वो कंप्लीट डिवाइड हो रही होंगी अपने पूरे डिनोमिनेटर से। इसके बाद हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखते हुए ये बताया था कि हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी या छोटी है, उनको कंपेयर या कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर को देखते हुए बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारे पास बड़ी होगी। इसी तरह डिनोमिनेटर के केस में कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो और न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को देखते हुए भी बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी या छोटी है। इसमें इस केस में ये है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा उतनी वो फ्रैक्शन छोटी होती जाएगी। इसके बाद हमने फिर ये डिस्कस किया था कि ये जिस तरह हमने कल बात की थी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो जिसमें हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम जब डिवाइड करते हैं तो उसको हम एक शेप ये भी है कि 1+1/4 भी लिख सकते हैं। और दूसरा हमने देखा था कि जिस तरह हम अगर इसको डिवाइड करें तो ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता। तो इसका आंसर हमारे पास रिमाइंडर की शेप में आएगा, जिसे हम होल फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 × 1/4, जिसका मतलब होता है 1 and 1/4। मतलब ये कि एक यूनिट कंप्लीट और दूसरी यूनिट में से 1/4 पार्ट। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था पिज़्ज़ा की एग्जांपल लेके कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है तो इसका मतलब है कि हमारे जो पिज़्ज़ा के स्लाइसेस हैं, मतलब वन पिज़्ज़ा के स्लाइसेस वो 4 हैं। कि हमने पिज़्ज़ा के स्लाइसेस टोटल जो नंबर ऑफ स्लाइसेस हमने कट किए हैं वो 4 हैं। और ऊपर हमारा पार्ट या कंजम्पशन बता रहे होते हैं न्यूमरेटर जो डिस्प्ले करता है। तो अब ये बता रहा है कि 5 पीसेस हमने जो है ना या स्लाइसेस जो हमने खाए हैं। तो अब 5/4 का मतलब है कि एक पिज़्ज़ा के 4 स्लाइसेस थे जो, लेकिन हमने खाए 5 हैं। ये बता ये रहा है कि एक कंप्लीट पिज़्ज़ा हमने खा लिया, मतलब 4 पीसेस थे वो 4 भी हमने खा लिए +1। और एक एक्स्ट्रा स्लाइस हमने खाया है। वो जाहिर है अब उस पिज़्ज़ा के स्लाइसेस तो ख़त्म हो गए तो हम दूसरे पिज़्ज़ा पे जाएंगे, मतलब सेकंड पिज़्ज़ा का भी हमने एक स्लाइस इसमें कंज्यूम किया है। तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह लिखा जाता है कि 1 कंप्लीट यूनिट, मतलब एक कंप्लीट पिज़्ज़ा हमने खाया और सेकंड पिज़्ज़ा में से 1/4 पार्ट खाया, मतलब उसके भी 4 स्लाइसेस थे और उसमें से 1 स्लाइस हमने खाया है। और जब भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है इसका मतलब ये होता है कि ये जैसा लिखा हुआ है देन यू हैव मोर देन 1 पिज़्ज़ा, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बता रही होती है कि हमारे पास 1 यूनिट से ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, इसको हमने कल भी देखा था कि ये लिखा हुआ तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, ये जो होल फॉर्म है, लेकिन बेसिकली ये ऐड हो रहा होता है क्योंकि ये दो प्रोपोर्शंस को ऐड करना हमें बता रहा होता है कि हम दो अलग अलग यूनिट्स की कुछ प्रोपोर्शन को ऐड करके एक ये अपनी एक्सप्रेशन बना रहे हैं। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये जस्ट शो करने के लिए कि 1 and 1/4 पार्ट ऑफ अनदर 1 यूनिट, आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो 1 × 1/4 पार्ट है इसमें अब दो किस्म के हमारे पास नंबर्स हैं। एक तो ये सिंपल 1 है जिसे हम इंटीजर कहते हैं, और 1/4 को आप फ्रैक्शन कहते हैं। तो इन दोनों को अगर मिक्स, अगर आप ऐड मतलब इकट्ठा लिख रहे हैं तो ये बेसिकली मिक्स्ड नंबर बन जाता है। कि मतलब इसमें 1 से ज़्यादा टाइप्स के नंबर मौजूद हैं, कि एक इंटीजर है और एक फ्रैक्शन है। तो ये चीज़ उसने बताई है कि इसमें 1 जो है वो इंटीजर है और 1/4 फ्रैक्शन है। और ये वही चीज़ रिपीट की गई है कि इसको ये लिखने का मतलब यही है कि इसको हम ऐड कर रहे हैं, बेसिकली दो डिफरेंट यूनिट्स के प्रोपोर्शन को हम ऐड करें।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, वही जो बात हुई थी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है। और न्यूमरेटर छोटा होने का मतलब यही है कि उसका आंसर 1 से छोटा आएगा, पॉजिटिव होगा लेकिन 1 से छोटा आएगा। और इम्प्रॉपर में जैसे ही 5 बड़ा है तो 4 जाहिर है 1 टाइम तो 4 पे जाएगा ही, तो मतलब 1 से बड़ा आंसर आता है हमेशा, मतलब 1 यूनिट से ज़्यादा इसमें चीज़ होगी। अब पहला कॉन्सेप्ट के फ्रैक्शन को हम किस तरह सिंपलीफाई करेंगे, क्वेश्चन में जब फ्रैक्शंस आएंगी तो उनको हमने सिंपलीफाई कैसे करना है और अपनी जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उस तक कैसे पहुंचना है। तो ऐड फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, अगर हम फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं और उनका डिनोमिनेटर सेम है तो उनको हम कैसे डील करेंगे। उसके लिए टिप ये है कि ऐड द न्यूमरेटर्स, ये शॉर्टकट है, अभी हम इसको देखते हैं। अगर हमारे पास दो फ्रैक्शन दी हुई हैं जैसे 1/5 प्लस 3/5, तो इन दोनों को आप देखें कि इनके अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे यहाँ पे 5 और 5 है, तो इसके लिए शॉर्टकट उन्होंने बताया कि आप डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को ऐड करके एक नई फ्रैक्शन बना सकते हैं जो इसका आंसर होगा। जैसे न्यूमरेटर में 1 है और दूसरे न्यूमरेटर में ये 3 है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐड करें 1 + 3 तो ये 4 बन जाता है। और डिनोमिनेटर सेम, जाहिर है दोनों में सेम डिनोमिनेटर है तो वो आप एक ही कंसिडर करते हैं क्योंकि वो एक ही यूनिट का। ये चीज़ उसने यहाँ पे बयान की है कि एक तरीका तो जो हम मैथ्स में पढ़ते आए हैं कि अगर दो फ्रैक्शन हमारे पास दी हों, इररिस्पेक्टिव के उनका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, हम डायरेक्ट एलसीएम भी लेके आंसर ले सकते हैं कि आप इसका एलसीएम ले लें। और एलसीएम जाहिर है ये 5/5 है तो इसका एलसीएम 5 आता है, आंसर वही 4/5 आएगा एलसीएम से भी। लेकिन ये जो शॉर्टकट उसने बताया कि डिनोमिनेटर अगर सेम होंगे तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड करके लिख दें, तो आप इस शॉर्टकट मेथड से भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें वो जैसे एडिशन की बात हुई थी, अगर इसमें सब्ट्रैक्शन आ जाता है तब भी ये सेम केस इसी तरह रहेगा, यही फॉर्मूला यही शॉर्टकट रहेगा। अगर इसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तब भी ये इसी तरह अप्लाई होगा। वेरिएबल्स आपके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में या दोनों में, और उससे फर्क नहीं पड़ता, जस्ट डिनोमिनेटर हमारा कंप्लीट दूसरे डिनोमिनेटर के इक्वल आना चाहिए। जैसे ये z+w है, ये z+w है, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो आप इन ऊपर वालों को आपस में माइनस कर सकते हैं क्योंकि दरम्यान में माइनस का साइन है। डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं या एडिशन होगा तो आप डायरेक्ट एडिशन करके आंसर ले सकते हैं। और दूसरा जो मैथ्स में हमने तरीका पढ़ा है कि आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, उस तरह भी आंसर यही आएगा, लेकिन यहाँ पे ये शॉर्टकट मेथड है। ये वही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप बस उसके डिनोमिनेटर्स को सेम देखें, अगर सेम हो तो आप डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर डायरेक्ट बता दे जल्दी से। सर 10x और जी y सर, z ये 10x डिवाइड बाई वाई सर। जी बिल्कुल सही है, थैंक यू। ऐड फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अब दूसरा केस आ गया कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। सेम में तो हमें पता चल गया कि हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट आते हैं तो उसके लिए इन्होंने ये कहा कि फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर फर्स्ट, कि हम कोशिश करेंगे कि उन डिनोमिनेटर्स को पहले एक जैसा बनाएं, सेम करें। जब सेम हो जाएंगे तो फिर हम वो पहले वाला फॉर्मूला ही, पहले वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करके न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब इस केस में देखें, ये 1/4 है प्लस 3/8। अब इन दोनों में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम किसी एक टर्म को अगर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दूसरे के डिनोमिनेटर को इक्वल करने में, तो दोनों इक्वल हो सकते हैं क्योंकि पॉसिबल है दोनों इवन है। और हम देखते हैं कि अब इनका कॉमन मल्टीपल कैसे बनता है। जैसे 4 को अगर हम डबल करें तो वो 8 आ जाता है, ये तो सिंपल है।
अगर हम इस 1/4 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 ऊपर 2 आ जाएगा। यूं अगर हम इसको करते हैं, इस टर्म को मल्टीप्लाई 1/4, तो ये 2/8 आ जाएगा। तो हम 3/8 के बराबर अगर डिनोमिनेटर इसका ले आए हैं तो ये हम आपस में फिर उसी कॉन्सेप्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये एडिशन है, हम ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ये देख लें कि ये जो 1/4 है, ये वाला, और ये जो 2/8 है, ये बेसिकली एक ही अमाउंट या वॉल्यूम को शो कर रहा है। इन दोनों का आंसर एक ही है। ये सिर्फ एक ही नंबर के दो रुख कह लें या लुक्स कह लें, कि एक ही नंबर की दो लुक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। अगर आप इस उसमें देखें पिक्चर में कि ये पहली में आप 1/4 देखें तो जस्ट ये शेडेड रीजन है, और इसमें स्लाइसेस हैं 4, 1 2 3 4, 1 2 3, और ये 4। अगर हम इसी के 8 पीसेस कर दें जो दूसरी में हुए हुए हैं, तो आप अगर इतना ही उसका शेडेड रीजन करें, जो पहले में 1/4 था ये वाला, अगर हम इसको इतना शेडेड रीजन करते हैं ये, तो ये 1 और 2, ये दो स्लाइसेस आते हैं ना, तो इसको हम 2/8 लिख रहे हैं। बेसिकली ये इस चीज़ को बता रहा है कि ये 2/8 है। तो ये भी वॉल्यूम जो है और ये वाला शेडेड रीजन जो है, ये आपस में वॉल्यूम के हिसाब से इक्वल है। ठीक है, तो ये एक ही नंबर की दो लुक्स हैं। हम मतलब जब भी इसका कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो एट द एंड आंसर है वो सेम ही रहता है, कि वो इक्वेशन या एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, उसका आंसर चेंज नहीं कर रहा। जस्ट हम उसकी लुक चेंज करते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे भी ये इन्होंने इस चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि 1/4 का मतलब यही है कि 2/8, कि वो शेडेड रीजन बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप 1/4 को ये कह सकते हैं कि वो 2/8 के इक्वल है, क्योंकि हमने 2/2 से उसको मल्टीप्लाई किया। अच्छा, जब हमने ये डिनोमिनेटर सेम कर लिए, ये वाले, तो अब हम जस्ट न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर देंगे, जो 2 + 3 5, तो 5/8 आंसर आ जाएगा। वही पहले वाला कॉन्सेप्ट जो है। ये इन्होंने बताया हुआ है कि आप डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर को चेंज करने के लिए करते कैसे हैं। तो वो हम किसी भी सेम नंबर से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, जस्ट उसकी लुक चेंज होती है। तो 2/2 का मतलब 1 ही होता है। तो जिसका भी आंसर 1 है वो हम किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई या यूज़ कर सकते हैं उस इक्वेशन की लुक या एक्सप्रेशन की लुक को चेंज करने के लिए। अब यही चीज़ उन्होंने बताई है कि आप इसको जब वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे तब भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये x/y है, अगर इसको हमने 2x/2y बनाना है तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि वेरिएबल के केस में भी हम इसको इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि हम डिनोमिनेटर को कोशिश करेंगे कि वो इक्वल लाएं, और उसके बाद हम न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अच्छा, एक तो ये केस है। दूसरा ये है कि सिंपल हम जो हमने पहले भी बात की कि 4 और 3 है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें, इसको अगर हम वो डिनोमिनेटर सेम नहीं करते, हम डायरेक्ट अगर इसका एलसीएम लेना चाहें तो 4 और 3 का जो कॉमन मल्टीपल आता है, सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो 12 आता है, कि 12 पे इन दोनों का टेबल जा रहा है। तो हम ये 12 भी ले सकते हैं। तो इस तरफ हमारे पास ये 3 आएगा, और इस तरफ हमारे पास ये 4 आ जाएगा। तो ये 7/12 इसका आंसर आता है। हाँ, एलसीएम को हम रिवाइज करा सकते हैं, एलसीएम किस तरह लेते हैं कॉन्सेप्ट। एलसीएम जो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। फर्ज कर लें हमारे पास अब ये दो नंबर हैं, इनका हमने एलसीएम निकालना है 4 और 3 का।
तो आप किसी भी एक डिजिट का जो टेबल है ना वो लेके चलें और देखें कि दूसरे का टेबल उस डिजिट पे मल्टीपल बनता है या नहीं। जैसे अगर हम फोर का टेबल लेते हैं, फोर वन ज़र फोर, ये फोर टू ज़र, इस तरह अगर हम लिखते जाते हैं और थ्री को उससे उसके आंसर से ना कंपेयर करेंगे कि वो उसका मल्टीपल बनेगा या नहीं। जैसे फोर और थ्री था, हमने फोर का टेबल लेके चलना है और थ्री को कंपेयर करते जाना है, मतलब थ्री को देखना है कि इसके आंसर्स पे वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे एट आता है। अब ये तो नहीं हो रहा, तो ये आप नहीं ले सकते। ये भी इवन है, इस पे भी थ्री का टेबल नहीं जा रहा। अब नेक्स्ट जो आता है फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, तो इस पे अब थ्री का टेबल जा रहा है, जो यहाँ से भी हमें खैर नज़र आ रहा है। तो इस पे अब थ्री का टेबल जा रहा है और ये फोर के टेबल में भी मौजूद है, और सबसे छोटा मल्टीपल है ये जिस पे दोनों के टेबल कंबाइन जा रहे हैं, तो ये इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। क्लियर हो गया? जी, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, तो आप इसका वही बात है कि आप डायरेक्ट एलसीएम लेके भी उसका आंसर ले सकते हैं, लेकिन अगर डिनोमिनेटर आप सेम कर सकें तो वो शॉर्टकट मेथड है कि आप डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 7/12 हमने जो आंसर निकाला था वो यही है। अब इसमें ये बताया कि अगर दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हों तब भी आप यही रूल अप्लाई करेंगे कि आप उन सब के डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो आप न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा केस जो एलसीएम वाला है, एलसीएम में भी आप जितनी मर्जी एक्सप्रेशन हो आप उनका एलसीएम भी ले सकते हैं। ये इसकी चेक योर स्किल्स हैं, ये जब आप रिवाइज करें तो चेक योर स्किल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयर फ्रैक्शंस, फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर। ये अब उसकी टिप है कि जब हम दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन में हम जस्ट यही बता रहे होते हैं कि इन फ्रैक्शंस में से लार्जर कौन सी है और स्मॉलर कौन सी है। तो ये बताने के लिए हमने पहले देखना है कि उनके डिनोमिनेटर हम सेम ला सकते हैं या नहीं। उस तरह मैंने ऊपर जैसे पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर को देखते हुए बता सकते हैं कि कौन सी एक्सप्रेशन फ्रैक्शन बड़ी है या छोटी है। हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन बड़ी होगी अगर उनके डिनोमिनेटर सेम हो। तो इसमें भी सेम उसी तरह के दोनों एक्सप्रेशंस को हम किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कि उनके डिनोमिनेटर सेम आ जाए, और वो जब सेम आ जाएंगे तो हम सिंपली उनको कंपेयर कर लेंगे। जैसे भी ये 7 और 5 है, इसका भी हम उसी तरह एलसीएम पहले देखेंगे कि इनका एलसीएम या मल्टीपल क्या बनता है, और उसकी को हम लेके फिर उसका मल्टीपल यूज करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में। जैसे ये 7 और 5 है, तो 5 का टेबल लेके अगर आप चलें, 5 10 15 20 25, तो 30 तक 7 मल्टीप्लाई नहीं होता किसी भी इसके आंसर पे। जब 35 आता है 5 के टेबल में, तो 7 उस पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 7 5 ज़र 35। तो हमने इसका डिनोमिनेटर मतलब 35 बनाना है, तो इस 7 वाली टर्म को हम 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और इस 5 वाली टर्म को हम 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएंगी 20/35 और 21/35। अब जब ये 35 और 35 आ गया, तो अब हम न्यूमरेटर को देखते हुए, ये यहाँ 21 है और यहाँ 20 है, बता सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो एक्सप्रेशन बड़ी होती है, तो ये 21/35 बड़ी है। और इसको हम फिर अब ये भी अब डायरेक्ट बता सकते हैं कि 3/5 4/7 से बड़ी है, जो हमारा ये क्वेश्चन था। इसमें जाके आगे हम अब जरा हम जरा ऊपर जा सकते हैं, इसे जरा सा ऊपर। जी ये जी वाला चेक योर स्किल में सेकंड और थर्ड वाला, सॉरी, जी चेक योर स्किल थर्ड, नीचे नीचे वाला, ये वाला। जी जी। इसको किस तरह करेंगे हम? इसको
2 से इसका मल्टीप्लाई भी करें 3 को। अभी देख लें, 3 है और 8 है। आप 3 के टेबल पे जाएंगे ना, कि आपने 8 लाना है। वहाँ पे 3, नहीं आता ना, तो फिर इसलिए। 3 तो 8 नहीं आता ना। आप फिर नहीं। आप आगे चलते जाएंगे। मतलब जहां पे इन दोनों के टेबल्स आपस में मैच करेंगे, जिस भी नंबर पे, वो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। जैसे 8 1 ज़र 8। अब 8 पे 3 का टेबल नहीं जाता। 8 2 ज़र 16। 16 पे भी 3 का टेबल नहीं जाता। फिर 8 3 ज़र 24 आएगा। तो 24 पे 8 का 3 का टेबल भी जाता है। तो हम इसका एलसीएम 24 ले लेंगे, मतलब इसका डिनोमिनेटर हमने 24 बनाना है। ठीक है, दोनों सही तरफ है। हमने नीचे 24 लाना है। तो हम इनको किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को, कि वो 24 आ जाए। 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जाहिर है ऊपर भी फिर हमने उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा। और नीचे सेकंड टर्म में जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 8 है। तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आएगा। तो ऊपर जो 3 है उसको फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गए, 24 24, तो हम 16 - 9 डायरेक्ट कर सकते हैं। 7 और 25, 24। जी। थैंक यू। अच्छा, अब इसमें एक और उन्होंने शॉर्टकट मेथड बताया है। एक तो ये कि हम डिनोमिनेटर सेम कर लें। दूसरा उन्होंने ये बताया कि कंपैरिजन में आप इसको डायरेक्टली अगर, अब ये टर्म है, फर्ज कर लें 4/7 और 3/5, कि अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इनके आंसर्स इधर लिखें। इसका आंसर इस तरफ लिखेंगे, इसका आंसर इस तरफ लिखेंगे। 7 3 ज़र 21, ये 21 आ गया। 21। और ये 5 4 ज़र 20। तो ये शॉर्टकट मेथड है। बेशक डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, आप इससे भी बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। जिसका ये आंसर बड़ा होगा वो एक्सप्रेशन या फ्रैक्शन बड़ी होगी। लेकिन याद रहे कि हमने उसी तरफ इसको लिखना है जिस तरफ न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे इसका न्यूमरेटर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस आंसर को हम इस डायरेक्शन में लिखेंगे, ऊपर वाली साइड पे। ठीक है। और इसका न्यूमरेटर इस मल्टीप्लिकेशन में ये वाला न्यूमरेटर यूज हो रहा है, तो हम इसकी तरफ आंसर जाके लिखेंगे। तो ये इस एक्सप्रेशन का आंसर बनेगा और ये 21 इस एक्सप्रेशन का आंसर बनेगा। तो इन नंबर्स में जो नंबर बड़ा होगा, हम उस साइड वाली एक्सप्रेशन या फ्रैक्शन को कहेंगे कि वो बड़ी है। मतलब हम रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ जी, डायरेक्ट भी मतलब बता सकते हैं। जैसे भी ये हमने सॉल्व किया था ना, हम इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं। जैसे भी ये 20 और 21 आया है यहाँ पे भी, तो ये डायरेक्ट हमने देखे मल्टीप्लाई किया तो तब भी वही आंसर आ रहा है, 20 और 21। तो हम इस तरह भी बता सकते हैं। ये इसकी टिप थी कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके आप देख सकते हैं। ये इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं जो भी हमने किए हैं, कि अ गुड शॉर्टकट इज टू क्रॉस मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस। हियर इज हाउ। सेट देम अप नियर ईच अदर, के एक दूसरे के करीब लिखें। मल्टीप्लाई अप द एरोज एज शोन, कि इन एरोज की डायरेक्शन में आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। बी श्योर टू पुट द रिजल्ट्स एट द टॉप, कि आपने ये ध्यान रखना है कि जिसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो रहा है आपने आंसर उसी साइड पे लिखना है। नाउ कंपेयर द नंबर्स यू गेट, द साइड विद द बिगर नंबर इज बिगर, कि उन दोनों को, अब नंबर्स को कंपेयर करें, जिस साइड का नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। ये उसी चीज को फिर दोबारा कॉन्सेप्ट में बताया। अब ये चेक योर स्किल्स है। अब इसमें डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो हम तो डायरेक्ट बता सकते हैं 5 को देखते हुए कि ये 5 बड़ी है। लेकिन अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें तब भी आप बता सकते हैं कि ये 7 5 ज़र 35 आता है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे 7 3 ज़र 21 आता है। तो 35 बड़ा होता है, मतलब वो फॉर्मूला शॉर्टकट भी इस पे अप्लाई होता है। इसी तरह नीचे वाली पे भी देख लें, 13 3 ज़र 39 और 10 3 ज़र 30। तो 3/10 जो है वो बड़ी होगी क्योंकि उसका आंसर 39 आ रहा है।
इससे आगे देखते हैं चेंज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स नंबर, कि हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में चेंज करें तो कैसे कर सकते हैं। अब मिक्स नंबर हमने देखा था, जैसे वो होल की फॉर्म में हमने चीज़ लिखी थी, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें पता है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, मतलब वन से ज़्यादा यूनिट्स होते हैं। तो एक तरीका तो जस्ट सिंपल डिवीजन है, ये जिस तरह लिखा हुआ है। इसको अगर हम होल फॉर्म में लिखें तो 3 × 1/4 लिख सकते हैं, जो हम आम मैथ्स में पढ़ते आए हैं, कि अगर रिमाइंडर बच जाए तो हम यहाँ 3 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, और जिससे डिवाइड हो रहा है वो 4 लिखेंगे। इस तरह लिख सकते हैं ना, ये तो सबको पता होगा। और इसको दोबारा हम अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लाना चाहें तो 4 × 3 +1 करते हैं। इसी को अगर दोबारा हमने फ्रैक्शन में लाना हो तो 4 3 = 12 +1 13, 13/4। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये क्लियर है बात। यस। जी सर। तो एक तो ये उन्होंने बता दिया। दूसरा हम ऊपर देख के आए थे कि हम इसको बेसिकली दो प्रोपोर्शन को ऐड करते हैं तो ये मिक्स नंबर बनता है। जैसे ये 13/4 था, 13/4 का मतलब आप यहाँ पे देखें कि 3, सॉरी नीचे है, ये है 13/4 का मतलब ये है कि आप इसको 3 + 1/4 भी लिख सकते हैं। जैसे वो पिज़्ज़ा की एग्जांपल हमने ली थी कि अगर 4 स्लाइसेस हो तो हम देखेंगे कि ये कैसे हम इसको लिख सकते हैं, या कंजम्पशन वाले अगर प्रोपोर्शन को हमने बयान करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि 4 के ये कितने मल्टीपल्स बनते हैं। तो 4 3 = 12 बनता है। अगर हम 13 को स्प्लिट करें, 13 को अगर हम स्प्लिट करते हैं 4 की फॉर्म में, नीचे क्योंकि 4 है, तो ये 4 × 4 + 4 + 1 होगा ना। मतलब ये कि ये एक होल यूनिट, ये एक होल यूनिट, ये एक होल यूनिट, और ये 1 जो है जस्ट अलहदा बच जाता है। ये इसको हम बाद में देखते हैं, इस वाले 1 को। तो ये 4 4 हमें बता रहे हैं तीनों कि पूरा पूरा एक एक यूनिट कंज्यूम हुआ है। जैसे मतलब ये हम कह रहे थे कि नीचे वाला हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ स्लाइसेस या होल नंबर ऑफ पीसेस हम बता रहे होते हैं फ्रैक्शन में, जो डिनोमिनेटर है वो शो कर रहा होता है। तो इस केस में वो हमें बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस या पीसेस 4 हैं। तो जब हम ऊपर वाले नंबर से कंपेयर करते हैं तो हमें पता है कि अगर 4 पीसेस हैं, इसका मतलब है कि अगर पूरे 4 पीसेस हम कंसिडर करेंगे तो वो एक यूनिट कहलाएगा। फिर दोबारा 4 यूनिट कंज्यूम किए तो वो भी पूरा एक यूनिट कंज्यूम हो गया। फिर तीसरे में भी पूरा एक यूनिट कंज्यूम हो गया, मतलब ये टोटल 3 यूनिट्स हो गए, इनको अगर ऐड करें। और प्लस फिर एक पीस बच गया, ये अब एक यूनिट नहीं है, जस्ट 1 पीस है। अब ये फोर्थ कंप्लीट यूनिट में से एक पीस हमने यूज किया। अब टोटल उसके पीसेस कितने होंगे फोर्थ यूनिट के, वो भी 4 ही होंगे। 4 में से जस्ट एक पीस हमने यूज किया, तो इसे हम 1/4 भी लिख सकते हैं। तो इसमें +1/4 हम लिख देंगे। अब इसका मतलब ये है कि 3 कंप्लीट यूनिट्स हमने कंज्यूम किए, और फोर्थ यूनिट में से हमने जस्ट 1 पीस या 1 प्रोपोर्शन उसका कंज्यूम किया है। तो ये 13/4 को उन्होंने बताया कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर को हमने मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें मिक्स नंबर का मतलब ये है कि उसमें एक 3 इंटीजर है और ये साथ उसके फ्रैक्शन है। तो इंटीजर और फ्रैक्शन जब इकट्ठे हों तो हम उसे मिक्स नंबर कहते हैं।
अब इसके लिए उन्होंने ये कहा, टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स नंबर एक्चुअली डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। कि मतलब आप अगर इसको सिंपली डिवाइड भी करें तो आप 3 into 1/4 ला सकते हैं, वही जो सिंपल डिवीजन करते हैं और हमारे पास रिमाइंडर बचता है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसके रिवर्स जाना चाहें, अब हमारे पास अगर मिक्स नंबर दिया हुआ है 3 into 1/4, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो वही जिस तरह बताया था, एक तो ये शॉर्टकट है कि आप 4 into 3 + 1 कर दें, 4 into 3 12 + 1 3, 13/4, 13/4 भी कर सकते हैं। और दूसरा आप इनको अलग अलग करके एडिशन में लिखें। ये है 3 into 1/4, अगर आप इस तरह लिखते हैं। अब आपने इसको फ्रैक्शन में बनाना है, तो सिंपल एक तरीका तो ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें। दूसरा ये होता है कि आप इसके डिनोमिनेटर को भी किसी तरीके से 4 बनाएं जो कि इसके इक्वल आ जाए, तो आप न्यूमरेटर को फिर आपस में ऐड कर सकते हैं। तो इसको 4 बनाने का तरीका ये है कि 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें इस टर्म को, तो ये भी 4 + 3 12 बन जाएगा, और 12 में जब ये 1 आप ऐड करेंगे तो 13/4 दोबारा ये बन जाता है। तो आप इसको वापस इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों डायरेक्शन में जो है ना, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। ये उसी कॉन्सेप्ट को बताया गया कि आप सिंपली डिवाइड कर लें तो आप एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, इनको आप मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थोड़े से लेंथी हैं तो हम इधर डिस्कस अभी नहीं करते, ये आप अपने तौर पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, चेंज अ मिक्स नंबर टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कि वही जो भी हमने वैसे डिस्कस कर लिया है कि अगर आप मिक्स नंबर को दोबारा वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना चाहें तो आप उसको क्या करेंगे। तो मैंने जैसे बताया कि आप उसको एडिशन की फॉर्म में लिखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, और या तो आप उसका एलसीएम ले लें या उनके डिनोमिनेटर सेम करके आप उसको सॉल्व कर लें। दोनों तरीकों से हो सकता है। अब ये इसके दो चेक योर स्किल्स के क्वेश्चन है। ये भी जो पहला है 3 into 3/4 है, ये पावर नहीं है, ये जस्ट इन्होंने यूं लिखा है 3 into 3/4, ये मतलब फ्रैक्शन है जो इससे मल्टीप्लाई हो रही है या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, जो कि हम एडिशन कहते हैं जिसको। ठीक है, ये इस तरह है दोनों क्वेश्चन, इनको भी आप अपने तौर पे सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंप्लीफाई अ फ्रैक्शन। अगर हम फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। कंसीडर दिस प्रॉब्लम। अब ये तो बड़ी आसान है, अगर किसी का इसका कोई आंसर यहाँ पे देना चाहे कि ए बी और सी में से कौन सा आंसर इसका बनेगा। जब सी बनेगा। जी सी बनेगा, थैंक यू। अब इसके भी डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर लेंगे, तो 6/9 आएगा, जो कि कटिंग करके फिर 2/3 रह जाता है। अब इसमें देखें, सिंप्लीफिकेशन के लिए उन्होंने एक और हमें टिप दे दी कि कैंसिल कॉमन फैक्टर्स ऑन टॉप एंड बॉटम। कि अगर उनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो आप कॉमन लेके उनको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, वो भी हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने किया कि 6/9 हमने सिंपल जब इनको ऐड किया 5 और 1 को, तो 6/9 आंसर आ गया। और 6/9 को जब उन्होंने मल्टीपल की फॉर्म में या फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा, तो उन्होंने इस 3 और 3 को कैंसिल किया तो 2/3 बच गया। ये तो हमें जस्ट सिंपल पता है कि कटिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब अगर उसमें वेरिएबल है, वेरिएबल इन्वॉल्व हो हमारी फ्रैक्शन में, तो वेरिएबल को भी हम कॉमन लेके काट सकते हैं। जैसे अब ये x² है वो डिवाइडेड बाय x है, तो यहाँ से एक x ऊपर वाले x से कट सकता है। दो और
हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर जो हमने ख़त्म किया, उसमें हमने ये देखा था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ है, अगर हम उसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसका एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है सेम बेसिस में। तो ये एक्स स्क्वेयर और एक्स सेम बेसिस है, तो नीचे एक्स की पावर 1 है जो कि ऊपर जाके -1 हो सकती है। तो एक्स स्क्वेयर मतलब एक्स की पावर 2 -1 हो जाएगा, तो सिंपल एक एक्स बच जाएगा। या आसान लफ्जों में यही है कि नीचे वाला एक्स एक, ऊपर वाले जो दो एक्स हैं उनमें से एक एक्स को कैंसिल आउट कर रहा है, तो एक ही एक्स बचता है। ये वही सिंप्लीफाई करने के लिए फैक्टर्स बना के कटिंग का हमें बताया गया कि ऐसे आप कटिंग कर सकते हैं। बेसिकली हमने इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं या आगे हम पढ़ेंगे, उनमें ये चीज़ बताई गई है कि आप किस तरह किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करके जो आपके अवेलेबल ऑप्शंस हैं जीआरई के क्वेश्चंस में या कोई अवेलेबल हिंट है उसके मुताबिक आप अपनी एक्सप्रेशंस या कोई भी मैथमेटिकल टर्म है उसको कैसे उस शेप में ला सकते हैं जिसमें वो आंसर्स या ऑप्शंस गिवन है, ताकि हम करेक्ट ऑप्शन या आंसर को चूज कर सकें। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके आगे फिर अब जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उनके साथ टिप्स भी दी होंगी, जिन टिप्स में यही कॉन्सेप्ट्स फिर यूज़ हुए होंगे कि हमने यहाँ पे ये टिप या ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसको इस तरह कन्वर्ट किया है और ये आंसर है। अब ये सिंपल चेक योर स्किल्स है, यहाँ पे भी आप देखें तो उन्होंने यही कहा कि इनको सिंप्लीफाई करें, जो कि नज़र आ रहा है हमें कि कटिंग हो सकती है। इन दोनों पे 5 का टेबल जाता है, इन दोनों पे अगर आप देखें तो 8 का टेबल भी जाता है और 4 का टेबल भी जाता है। आप इनको कटिंग करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। उससे आगे देखते हैं मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, कि जब दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसके लिए टिप ये है कि मल्टीप्लाई टॉप्स एंड मल्टीप्लाई बॉटम्स, के ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन बट कैंसिल फर्स्ट, कि अगर उसमें कोई चीज़ इस तरह कटिंग होके कैंसिल हो रही है, कोई फैक्टर बन रहे हैं, तो वो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो पहले आप कटिंग करें, अगर कैंसिल हो सकती है कोई चीज़ वो कैंसिल करें, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट उन्होंने ये भी समझाया, व्हाट इज़ 1/2 ऑफ 6, कि अब 6 को है तो इंटीजर, लेकिन अगर हम फ्रैक्शन कंसीडर कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं कि 6/1। ठीक है, तो आप इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें 1/2 इंटू 6/1, यूँ, तो आप इनको अगर सॉल्व करना चाहें, सबसे पहले उन्होंने जैसे कहा कि अगर कोई कटिंग हो सके तो आप कटिंग कर लें या कैंसिल आउट कर लें, तो ये 2 का टेबल जाता है। और उसके बाद न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो डिनोमिनेटर में 1 और 1 ही है, तो जिसे हम 1 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर 3 आ जाता है। और ये 1/2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया कि 1/2 को हम हाफ भी कह सकते हैं। हाफ कैसे कहते हैं, अगर आप वही एग्जांपल ले लें पिज़्ज़ा की, कि टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस 2 हैं और जिसमें से 1/2 में देखा जाए तो न्यूमरेटर में 1 है। 1 का मतलब कि आपने 2 में से एक स्लाइस कंज्यूम किया है। तो जब टोटल 2 है और उसका हमने एक स्लाइस कंज्यूम कर लिया तो पीछे भी एक ही बचा। जब लेफ्ट ओवर और कंजम्पशन वाला पार्ट इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि वो उसका 100%, 100% का 50% है या हाफ है, कि आपने जितना कंज्यूम कर लिया अगर उतना ही पीछे बच जाए तो इसका मतलब है कि आप उसके हाफ पॉइंट पे खड़े हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि हाफ को आप 50% भी कह सकते हैं, और डायरेक्ट आप इसको 1/2 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ 6 इज 3। ठीक है, व्हाट इज 1/2 ऑफ 6, 1/2 ऑफ 6 इज 3। तो आप इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं।
इसको मज़ीद फिर हम इधर से कल स्टार्ट करेंगे। सर यामीन, अभी आप फिर वो स्टार्ट कर सकते हैं वो कैब को। सर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो कर लें। ये कितना रहेगा चैप्टर ये वाला? चैप्टर में एक दो टॉपिक ही हैं सेक्शंस अभी वाला आगे। तो वो भी हो जाएगा कंक्लूड? चलें ठीक है, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ फिर। हाँ जाने वो कर लें, कंक्लूड कर लें, क्योंकि वीकेंड है ना, तो जी फिर अगला ठीक है। चैप्टर नेक्स्ट वीक से हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, अब ये उन्होंने एग्जांपल दी कि नाउ कंसीडर दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज हाफ ऑफ 3/4। कि अब आप 3/4 का अगर हाफ लेना चाह रहे हैं तो सिंपली इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हमने ऊपर देखा था कि अगर 6 का हाफ हमने लेना है तो हमने जस्ट इसको 1/2 से मल्टीप्लाई ही किया था। तो 3/4 को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसमें कोई चीज़ कैंसिल आउट नहीं हो रही। सबसे पहले हमें कैंसिल आउट देखना होता है कि कोई चीज़ कैंसिल या कटिंग हो रही है तो कर लें। वो नहीं हो रही तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर 3/8 आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि दी हाफ ऑफ 3/4 इज 3/8। कि 3/4 का जो हाफ है वो 3/8 है। इससे अभी हमें ये भी चीज़ पता चल रही है कि पहले स्लाइसेस 4 थे जिसमें से 3 कंज्यूम किए थे। अब टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस 8 हो गए। तो अब 3 में से 4 जो है वो ज़्यादा बनता है, 3 में से 8 जो है वो कम बनते हैं, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो टर्म छोटी होती जाएगी। इसी चीज़ को ये इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर 3/4 हो तो वो इस तरह है, और 3/8 हो तो वो ये चीज़ है। ये अगेन वही बात है कि अगर आपके कोई फैक्टर या कैंसिल आउट हो सकता है मल्टीप्लिकेशन से पहले तो आप वो कर लें, उसके बाद उसको सिंपली मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी इक्वेशन। अब ये 34 × 14 को मल्टीप्लाई करने का लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन, जो हमने चैप्टर 1 में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ी थी, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन और लॉन्ग डिवीजन, जो सिंपल हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ये वो चीज़ है। मेन इसमें यही बात थी कि सबसे पहले हम दो टर्म्स को देखते हैं कि अगर उसमें कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है तो कैंसिल कर लें, अदरवाइज फिर हम उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये उसी कॉन्सेप्ट को बताया। इसके बाद आ जाता है स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इट गेट्स स्मॉलर। कि जब भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा हमें छोटा आंसर देगा, वो मतलब छोटी वैल्यू होती जाएगी। प्रॉपर फ्रैक्शन हमें पता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, और उसमें हमें ये भी पता है कि 1 से छोटा आंसर आता है हमेशा। और यहाँ पे जो बात की गई कि स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका मतलब ये है कि जब भी आप प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर लेंगे तो उसका जो भी आंसर आएगा वो छोटा होगा उस वैल्यू से। ठीक है, 1/2 जो है वो हाफ है, और 1/4 जो है वो 1/4 है, या 25% आप कह सकते हैं इसको। तो वो उससे छोटा है। ये भी मतलब कंपेयर करने के लिए कि अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन में सिनेरियो दिया हो कि एक तरफ स्क्वायर हो और एक तरफ सिंपल आंसर हो, तो हम बता सकते हैं कि अगर फ्रैक्शन लेके इसका आंसर ज़ाहिर है छोटा आएगा, तो हम कंपेयर करके आंसर चूज करने में हमें आसानी हो सकती है कि कौन सी टर्म छोटी है कौन सी बड़ी है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेक रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि आप उसका ऑपोजिट ले सकते हैं। जैसे हमने ऊपर एक चीज़ पढ़ी थी डिवीजन में, कि अगर 3/5 है तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में या प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं।
तो हम इसको इस तरह करते थे, ये चीज़ कि हम इस 5 का रेसिप्रोकल लिख देते थे और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते थे। इसका मतलब भी यही है कि 3/5 या 3 × 1/5। तो यहाँ पे भी वही बात की गई है कि आप उसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। अब अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, जैसे ये तो सिंपल इंटीजर के साथ है, हम दो फ्रैक्शन वाली देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे ये है कि -5/6 है, इसका अब रेसिप्रोकल अगर हम लेते हैं तो वो 6/5 आ गया। यहाँ पे माइनस साइन को उन्होंने बताया कि साइन जो है वो उसके साथ ही रहेगा फ्रैक्शन के। अब फ्रैक्शन में साइन अगर न्यूमरेटर के साथ माइनस है, यहाँ पे माइनस है, या नीचे माइनस है, या अगर हम इस फ्रैक्शन लाइन के साथ यहाँ पे माइनस लिखते हैं यहाँ पे, तो ये तीनों माइनस एक ही चीज़ है। आप वो मतलब पूरी फ्रैक्शन ही नेगेटिव कंसीडर होती है, जैसे ही नीचे बताया हुआ है। अच्छा, ये रेसिप्रोकल की हमने बात की थी कि ऑपोजिट कर सकते हैं, लेकिन ये हम क्यों करना चाहते हैं? इसकी वजह ये है कि हम जब भी फ्रैक्शन को देखेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, और हमें नज़र आ रहा हो कि अगर हम इसको ऑपोजिट करते हैं, मतलब फ्लिप करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो कोई भी चीज़ कैंसल आउट हो सकती है। तो तब हम उसको फ्लिप करके रेसिप्रोकल लेके उसको सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, ये तमाम जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो सिंप्लीफाई करने के लिए ही है। तो आगे भी हम जाके देखते हैं कि जब हमारे पास डिफरेंट लेवल्स की फ्रैक्शंस आएंगी जिसमें एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होंगी, तो उनमें हम रेसिप्रोकल कैसे ले सकते हैं। आप डिवाइड बाय अ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल, ये वही बात जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी कि अगर इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में लिखना चाहें तो हम इसको सेकेंड टर्म को सिर्फ फ्लिप करेंगे और डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन ले लेंगे, तो ये सॉल्व आउट हो सकती है। इन दोनों का मतलब एक ही है कि 5/6 डिवाइडेड बाई 4/7 या 5/6 इंटू 7/4, इन दोनों का आंसर सेम होता है। अब नेक्स्ट आ गई डबल डेकर फ्रैक्शन। के फ्रैक्शन के अंदर एक और फ्रैक्शन अगर हो इस तरह कि न्यूमरेटर में एक अलहदा फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में एक अलहदा फ्रैक्शन है, और वो दोनों आपस में डिवाइड होके एक अलहदा फ्रैक्शन मेन फ्रैक्शन बना रही, तो इनको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे? तो बेसिकली ये नेक्स्ट टर्म जैसे आपको नजर आ रही है, 5/6 डिवाइडेड बाई 4/7, इस तरह अगर आप लिखें तो ये सिंपल लगता है हमें। अदरवाइज आप ये देखते हैं कि ये जो टर्म है ये यहाँ पे इस टर्म से डिवाइड हो रही है, तो जब हम इसको फ्लिप करेंगे कि तो ये ऊपर जाके फ्लिप होके मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब 5/6 जो कि हम अपने सिंपल मैथ्स में भी पढ़ के आए हैं, 5/6 है। अगर 4/7